सीरिया से लेकर गाजा तक, यूक्रेन से लेकर तेहरान तक, हर जगह सिर्फ दो बातें चल रही हैं यार कि असली दुश्मन कौन है, पहले किसे खत्म किया जाए। यहां ईरान और रशिया एक साथ आए तो अमेरिका और इजराइल ने एक कोल्ड वॉर को ब्लड वॉर में बदल दिया। यार ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये आने वाले विश्व युद्ध की शुरुआत है। इस युद्ध का एशिया पर क्या असर पड़ेगा, हिंदुस्तान क्या रिएक्शन लेगा, ये हम सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या मोसाद को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है यार? क्या मोसाद के एजेंट कोई भगवान है, कोई जिन है, या कोई आत्मा है, या कोई सुपर शक्ति है जो हर चीज पता चल जाता है? उन्हें पता चलता है कि यार ईरान के टॉप कमांडर कहां पर रुके हुए हैं और वो 15 तारीख को एक एयर स्ट्राइक पर 7 कमांडर्स को मार देते हैं यार। उन्हें कैसे पता चलता है कि मुहसिन फखरजादी जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो किस गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हैं और 1500 किलोमीटर दूर से मोसाद उन्हें टारगेट करता है? उन्हें कैसे पता चलता है कि इस्माइल हानिया कौन से गेस्ट हाउस में, किस कमरे के अंदर, किस बेड पर सोने वाले हैं? ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दुनिया के अंदर मोसाद सिर्फ एक ही चीज फॉलो करता है, दिस इज नॉट ए वॉर ऑफ वेपन्स, दिस इज वॉर ऑफ डिसेप्शंस, बिकॉज मोसाद ऑलवेज बिलीव बाय वे ऑफ डिसेप्शंस तो शॉल्ट्स डू वॉर। अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं तो वो है कि तू दुश्मन से सीधा नहीं लड़ेगा, भ्रम फैलाएगा, उसको धोखे में रखेगा, और जब दुश्मन को यकीन हो जाएगा कि वो सेफ है तब तू उस पर अटैक करके उसे खत्म करेगा। ये थॉट है मोसाद का, इसी सिद्धांत पर काम करता है मोसाद। लेकिन आपको क्या लग रहा है यार कि इतना बड़ा मिडिल ईस्ट में जो हलचल चल रही है, और रशिया और यूक्रेन का लगातार वॉर हो रहा है, और लगातार इजराइल और ईरान का युद्ध, ये एक ही दिन के अंदर पॉसिबल है? यार आज हम लोग भी अगर हमारे पड़ोसी से हमारा झगड़ा होता है ना तो हम प्लान करते हैं यार एकदम से पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मौका ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने अपने पड़ोसी को नुकसान किया तो कल वो भी पुलिस स्टेशन में जाएगा और हमें क्या हो सकती है प्रॉब्लम्स। यहां तो बात देशों की है यार। अगर आज मैं आपको इस ईरान और इजराइल का वॉर समझाऊं तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो आज आप इजराइल और इस ईरान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट, पूरे वॉर को समझ जाओगे इसके पीछे कौन है। यार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम क्षण में था तो क्या होता है, 1 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिस ऑपरेशन का नाम था अनथिंकेबल। कितना मुश्किल नाम है ना यार। अब सोचो कि ये वो नाम है जो आपको इतिहास के पन्नों पर मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इस ऑपरेशन का नाम ही नहीं पता, और मुझे इसका नाम भी पता है मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो कितना मुश्किल शब्द है ना यार, अनथिंकेबल मतलब अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते यार। इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च किया पता आपको? इस ऑपरेशन को चर्चिल यानी कि MI6 जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। मैं क्यों बोल रहा हूं दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी? क्योंकि जिस ब्रिटेन का, जिन अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, और आज 2025 में आप हमेशा सुनते हैं यार कि ISI टेररिज्म, मोसाद दिन रात ऑपरेशन कर रहा है, CIA दुनिया की सरकार पलट दी, लेकिन आप कभी MI6 का नाम ही नहीं सुनते यार। क्या वो अंग्रेज शांत रह सकते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया है? तो कुछ ऑपरेशन पर्दे के पीछे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन कई देशों को इतिहास के पन्नों से मिटा देते हैं यार। तो यही वो ऑपरेशन था जो 1945 से चल रहा है और आज भी लगातार चल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आज भी लगातार चल रहा है, आप धीरे धीरे समझोगे। इस ऑपरेशन का पहला टास्क क्या था MI6 का? इनका पहला मकसद था कि वो सारे देश जिन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा, मतलब नाजियों के खिलाफ युद्ध लड़ा, अब उन सबको क्या करो, आपस में लड़ा दो, क्योंकि वो पावरफुल नहीं बनने चाहिए। इनका पहला मकसद था USSR को खत्म करना, क्योंकि इन्हें पता था कि USSR आने वाले टाइम में इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनेगा। तो MI6 के इस ऑपरेशन के लगातार चलते हुए 1991 में USSR टूट गया यार। और जब USSR टूट गया ना तो ब्रिटेन की MI6 या CIA को यह नहीं पता था कि रशिया भी एक निकलकर आगे चल के इतना पावरफुल बनेगा, और रशिया धीरे धीरे पावरफुल बना, रशिया की इकोनॉमी पावरफुल बनी, और रशिया धीरे धीरे क्या किया, दुनिया पर अपना होल्ड जमाता गया। लेकिन MI6 रशिया को किसी भी कीमत पर पावर में नहीं देखना चाहता था यार। अब उसे किसी भी कीमत पर रशिया को भी खत्म करना था। तो MI6 और CIA ने मिलकर ऑपरेशन कि किसी भी कीमत पर क्या करना है, रशिया को बैकफुट फेंकना है।
और उन्होंने मोहरा किसको बनाया? मोहरा बनाया यूक्रेन को, और यूक्रेन को बोला कि यार आप नाटो के साथ जुड़ जाओ करके। यूक्रेन को ऑफर अच्छा लगा यार, उसने कहा ठीक है यार, बड़े बड़े पावरफुल देश मेरे से मिल लेंगे तो मैं भी पावरफुल में आ जाऊंगा। लेकिन रशिया कभी नहीं चाहता था, या रशिया चाहता ही नहीं था कि वेस्ट नाटो आके उसके दरवाजे पर रहे। रशिया ने इसका विरोध किया, लेकिन यूक्रेन ने बोला नहीं भाई, मेरे पीछे तो पावरफुल देश है ना यार। लेकिन यूक्रेन को कभी नहीं पता था कि एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज हो रहा है, और अगेंस्ट कर दिया रशिया के। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने डायरेक्ट वॉर स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के खिलाफ, और आज भी यूक्रेन का वॉर चल रहा है यार। ये वॉर नहीं रुका, इसमें लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों सैनिक शहीद हो गए, पूरी इकोनॉमिक रश हो गई। आपको पता है यूक्रेन 100 साल पीछे चला गया यार। अगर आज आप यूक्रेन का मलबा उठाने भी जाओगे तो 50 साल तो यूक्रेन के मलबा उठाने को लग जाएंगे यार। लेकिन ना ब्रिटेन को कोई फर्क पड़ा, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ा, बस यूक्रेन तबाह हो गया। हाँ बेशक फर्क पड़ा रशिया को, रशिया धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन रशिया फिर भी फाइट कर रहा था यार। यहीं पर गलती क्या करता है ईरान? ईरान की सबसे बड़ी गलती, ईरान ने क्या किया? ड्रोन से मदद करनी शुरू कर दी रशिया की। तो मैंने आपको बोला कि ऑपरेशन एंथिकेबल तो आज भी चल रहा था, और उन्हें लगा कि अगर डायरेक्ट ईरान रशिया की मदद में आया तो फिर रशिया पावरफुल में रहेगा यार, फिर रशिया को खत्म नहीं कर पाएंगे। कैसे करके रशिया को कमजोर किया जाए? लेकिन कमजोर हम रशिया को कैसे करेंगे? जब ईरान को खत्म करेंगे, या जब ईरान या तो खुद को बचा ले या रशिया को सपोर्ट कर ले, दोनों चीज एक ही हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ईरान की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं, ताकि आज के ईरान को और इजराइल और ईरान के युद्ध को समझ पाओ। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं यार, 1979 तक सब कुछ बढ़िया था, ईरान की कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो यूएस की गवर्नमेंट थी यार, यूएस को सपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 में यार ईरान में क्रांति होती है, ठीक है, ईरान की सरकार बदलती है और वहां के नए प्रधानमंत्री बनते हैं यार खुमानी, ठीक है। और खुमानी ने सीधे बोल दिया भाई कि अमेरिका हो या इजराइल हो, ये शैतान के बच्चे हैं यार, ठीक है। यहीं से क्या होता है, पहली बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ईरान का यूएस के साथ, और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यार। हर बार ईरान और अमेरिका या इजराइल ये सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन 2015 के अंदर ईरान को एक ऑफर दिया गया, और ईरान को बोला यार कि ठीक है, तुम्हें परमाणु बम बनाना बंद कर दो भाई, ये न्यूक्लियर बम बंद कर दो, ठीक है। और ये 5 देशों ने 5+1 ने दिया कि आप बंद करो यूक्रेन ये परमाणु बम बनाना, तो हम आपके ऊपर से सारे संशन हटा देंगे। तो बिल्कुल भाई यार, ईरान को क्या चाहिए था? ईरान ने बोला यार आप मेरे ऊपर से सारे संशन हटा दो तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई परमाणु बम। तो 14 जुलाई को एक इनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, जहां ईरान साइन करता है, और ईरान के ऊपर से सारे संशन हटा दिए जाते हैं यार। एक बढ़िया तरीके से ईरान को बिजनेस मिल रहा था, ईरान धीरे धीरे पावरफुल बन रहा था। लेकिन ईरान ने भी एक गलती करी, जो है ईरान क्या हुआ यार, ईरान कभी डायरेक्ट वॉर नहीं करता। ईरान भी सेम क्या करता है, MI6 की तरह डायरेक्ट वॉर में नहीं घुसता। ये क्या करता है, अपना फंड अलग अलग मिलिटेंट्स ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू करता है, जैसे सीरिया के अंदर कर दिया, हमास को कर दिया, हिजबुल्लाह को कर दिया। ये सारे के सारे ईरान के बनाए हुए ग्रुप्स हैं यार, ये सारे प्रॉक्सी ईरान के बनाए हुए, ईरान जिन्हें हजारों करोड़ की फंडिंग करता है। और ये सारे के सारे टेररिज्म ग्रुप क्या करते हैं, इजराइल को नुकसान करना, मिडिल ईस्ट में नुकसान करना। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से क्या था, ईरान इनके पीछे। तब भी ये सब कुछ सही चल रहा था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, CIA को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, MI6 को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि MI6 का अभी भी ऑपरेशन एंथिकेबल चल रहा था कि रशिया को खत्म करना। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट ईरान ने क्या किया, सपोर्ट करना शुरू किया रशिया को। और यहां पर क्या है, अब नजर में आता है ईरान MI6 के कि किसी भी कीमत पर ईरान को खत्म करो। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आज जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिन रात ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, ईरान बदले में अटैक कर रहा है कंटिन्यू, ये सिर्फ किस लिए कि ईरान और रशिया को दोनों को अलग किया जा सके। भाई देखो, ईरान तब सपोर्ट करना बंद करेगा जब ईरान खुद बर्बाद होगा भाई, या तो खुद को बचा लो या रशिया का सपोर्ट कर लो। और मैंने आपको बोला कि मोसाद दुनिया का कोई भगवान नहीं है यार, उसे कैसे पता चलता है हर इंफॉर्मेशन की ईरान के टॉप कमांडर कहां पर है, ईरान का न्यूक्लियर पावर कहां पर है। फकीर जादे जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, निशान गाड़ी में आ रहे हैं, और ये गाड़ी एक ब्रेकर के पास थोड़ी सी स्पीड कम होगी, और इजराइल क्या करता है आपको पता है, 1500 किलोमीटर दूर से पहले से ही वहां पर एक वेपन को फिट करता है गाड़ी के अंदर। और आपको मालूम है उस गाड़ी को 1500 किलोमीटर दूर से इजराइल ऑपरेट करता है AI की मदद से। जैसी फकीर जादे की गाड़ी एक ब्रेकर के पास आती है और गाड़ी की स्पीड डाउन होती है, 1500 किलोमीटर दूर से 15 गोलियां चलती हैं यार। उस 15 गोलियों में उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट फकीर जादे और 2 बॉडीगार्ड ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। बात वो नहीं है कि इजराइल ने इतनी दूर से फायर किया, बात यह है कि इजराइल के मोसाद को इतनी सटीक इंफॉर्मेशन कैसे थी, इजराइल के मोसाद को कैसे पता था कि हानिया
इस गेस्ट हाउस में जाएंगे, इस कमरे के अंदर रुकेंगे और ब्लास्ट में हानिया को मार देता है। मैंने आपको अभी भी बोला कि दुनिया का कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे वो MI6 हो, मोसाद हो, RNW हो, ISI हो, CI हो, भगवान नहीं है। आप और हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उन लोगों को अपना एसेट बनाते हैं जो इनको सही इंफॉर्मेशन दे सकें, और एसेट बनाने के लिए ये हर तरीका यूज करते हैं। ये खरीदते हैं, डराते हैं, उनकी कमजोरियों को जानते हैं। सेम साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर उस देश के उन लोगों को अपने साथ मिलाओ जिनकी इंफॉर्मेशन से उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंफॉर्मेशन। जो आज ईरान से हर इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है, मोसाद को मिल रही है, CIA को मिल रही है, MI6 को मिल रही है, क्योंकि ईरान के वो सारे लोग आज इजराइल के साथ या मोसाद के साथ काम कर रहे हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, लालच के लिए या किसी डर के मारे, उनकी कोई भी मजबूरी हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे हैं, इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इजराइल बिल्कुल सही जगह पर अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। और आज आपको मैं ये बताऊं कि ईरान के अंदर आधी से ज्यादा जगह मोसाद ने कवर करी है यार। हर रोज गाड़ियों के अंदर धमाके हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन गाड़ियों में 2 दिन पहले प्लानिंग करी है? ये सालों की प्लानिंग होती है यार, कि कब यूज करना है। हो सकता है कि आज किसी जगह पर प्लान किया हुआ बॉम्ब 5 साल के बाद ब्लास्ट किया जाएगा, क्योंकि आज तो उस देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी तो 5 साल के बाद हो सकती है, तो 5 साल के बाद यूज किया जाएगा। तो कोई भी सीक्रेट सर्विस किसी देश को बर्बाद करने के लिए 2 दिन 3 दिन पहले नहीं करती यार, सालों से पहले ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1945 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आज भी वो ऑपरेशन चल रहा है। उस ऑपरेशन का एक ही मकसद है कि दुनिया में अगर पावरफुल रहेंगे तो 1 या 2 ही दोस्त रहेंगे जो पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करेंगे। और यार मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 अक्टूबर 2025 को MI6 की हिस्ट्री में पहली फीमेल चीफ बनने जा रही है बी मैथ्रीवेली। ये बिल्कुल एंटी रशिया है यार, नफरत करती है रशिया से। और आपको मैं बताऊं कि आने वाले टाइम में ये युद्ध और बढ़ता जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार इन सब का हमारे देश में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एशिया में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं यार हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा इससे। देखो, आज इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। मैं अपने ऊपर उदाहरण देके देखता हूं कि मैं लक्की बिस्ट, चलो मेरा कोई भी एक दोस्त जिसका नाम अकरम हो, ठीक है, या कुछ भी XYZ देख दें, तो मुझे लगता है, मैं ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जैसे एक आदमी को लगता है इजराइल सही कर रहा है। ये मेरी थिंकिंग यार, इजराइल जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, टेररिज्म को खत्म कर रहा है, हमास को खत्म कर रहा है, ठीक है, हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, ईरान को खत्म कर रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अकरम को क्या लगेगा? अकरम को लगता है नहीं, असल इजराइल बहुत गलत कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? गाजा में बच्चों को भी टारगेट कर रहा है, हमास की आड़ में बहुत सारे सिविलियंस को भी मार रहा है, ये अकरम को लगता है। लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं यार भाई। ना तो मेरी दीपावली में इजराइल मुझे मिठाई भेजता है, ना उसके ईद में ईरान उसे बिरयानी भेजता है। हम दोनों को ना तो इजराइल मदद करता है ना ईरान मदद करता है। लेकिन साइकोलॉजी हमारे दिमाग में डाल दी यार उसने। क्या डाल दी कि एक को ईरान के सपोर्ट में कर दिया, एक को इजराइल के सपोर्ट में कर दिया, जबकि हमारा उस वॉर से कोई मतलब नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है कि धीरे धीरे आपके देश के अंदर कैसे आएगा। सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में यह डाल दिया कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी वॉर होता है, वॉर का एक रूल है यार। वॉर का क्या रूल है कि वॉर के अंदर किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन करे जाएंगे। एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री को टारगेट करेगी, लेकिन यहां तो सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं यार। वॉर में कौन कहता है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता? बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट किया जाता है, बस बोल दिया जाता है कि यहां पर मिलिटेंट है, यहां पर बेस है। क्यों टारगेट किया जाता सिविलियंस को, जबकि लॉ नहीं है कि आप किसी भी सिविलियंस को टारगेट करोगे? सिर्फ इसलिए अगर किसी देश के सिविलियन मरेंगे तो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा यार, डेफिनेटली आएगा ना। किसी देश के मासूम जनता मरेंगे, आप शिकायत किससे करोगे? शिकायत अपनी देश की सरकार से करोगे। किसी भी देश की सरकार को कैसे गिराया जाता है, यह भी एक तरीका होता है सीक्रेट सर्विस का। तो सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हजारों किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, हमारा उस युद्ध से कोई मतलब नहीं, ठीक है, चाहे वो अकरम हो चाहे लक्की बिस्ट हो, हम एक हिंदुस्तानी है। हां, अगर कल हमारे हिंदुस्तान पर बात आएगी तो हम एक हैं, फिर हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने अंतिम क्षण तक अपने देश के साथ खड़े रहेंगे यार, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।